गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं मोनिका सिंह और आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ गैलेक्सी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये वाली सीरीज़ में हमारी मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की और जीके जीएस की पूरी क्लासेस चल रही है, वो भी यूट्यूब पर। तो आप सभी क्लासेस से ज़रूर जुड़िएगा और क्वेश्चन पेपर को अच्छे से इंजॉय करते हुए डिस्कस करेंगे, जिस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। साथ ही साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है, प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर नोटबुक, राइट। ये चीज़ें आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले ज़रूर एक बार रिवाइज करनी चाहिए। अभी आप हमारे साथ में ये प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर यदि मैं जीके जीएस की बात करूँ तो जीके जीएस के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपके टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन 38 क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। इस 38 में हम यहाँ पर आपको 70+ क्वेश्चन की एक मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन 38 है, परंतु उनको यदि मैं इनडायरेक्ट वे में बात करूँ तो 70+ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तैयार। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूनिक टू पंजाब। सबसे पहली बात किसकी बात हो रही है, तो किसी संगीत के वाद्य यंत्र की बात हो रही है, संगीत के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर है, तो ये पंजाब राज्य में, पंजाब स्टेट में है। एक साथ कई लकड़ियों की छड़ से बना होता है। ठीक है, मसक, चिमटा, चिक्का या फिर और क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या हैं, मसक, चिमटा, चिक्का, खड़ताल। आप देखेंगे जब हम इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें, दैट इज़ वेरी यूनिक इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें 14 ऐसी यहाँ पर आप देखेंगे वुडन की स्टिक्स होती हैं, है ना, और वो स्टिक्स एक साथ जुड़ी होती हैं। ओके, वुडन की स्टिक्स, वुडन स्टिक्स दैट जॉइन टुगेदर। ठीक है, जॉइन टुगेदर, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है चिक्का। ठीक है, चिक्का ये कहाँ पर है, तो एक वाद्य यंत्र है। यदि आपको एक क्वेश्चन आ जाए निम्न में से चिक्का का संबंध किस क्षेत्र से है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। चिक्का किस राज्य से है, पंजाब से है। दैट इज वेरी यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्किटेक्ट was awarded the 2000 आर्ट प्रित्जर। अब यहाँ पर ये जो प्रित्जर अवार्ड है, ये कह रहे हैं कि किसको मिला था 2018 में। नाम है हफीज, कॉन्ट्रैक्टर, चार्ल्स कोरिया, बालकृष्ण दोषी या पीलू मोदी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बालकृष्णा दोषी को यह अवार्ड मिला था। प्रित्जर यदि मैं बात करूँ तो इनकी डेथ हो गई है, इसलिए और ज़्यादा चर्चा में 24 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो याद रखना है। और 24 जनवरी 2023 एक मास्टर आर्किटेक्ट हैं, साथ ही साथ बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट भी हैं, बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं, राइट। तो इनका नाम हो जाएगा बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इन अप्रैल 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू एनहांस द ग्रीन कवर इन कैचमेंट एरियाज ऑफ द रिवर गंगा एंड कंट्रोल लैंड इरोजन। यानी कि वर्ष 2018 के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के जो जलग्रहण क्षेत्र हैं उसमें हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत करी। नमामि गंगे, गंगा हरितमा, क्लीन गंगा, बचाओ गंगा। तो यहाँ पर गंगा हरितमा क्या हो जाएगा, गंगा हरितमा। 2018 के अंदर यदि हम बात करें तो ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य ने इसको शुरू करा था। 7 अप्रैल 2018, 7 अप्रैल वर्ष 2018 यूपी स्टेट योजना का नाम है गंगा हरितमा। गंगा हरितमा स्कीम के अंदर उत्तर प्रदेश में जितने मतलब लगभग 27 जिले गंगा के जो एरिया है उसके तटों पर बसे हुए हैं, उनमें इसको लाया गया गंगा हरितमा को। इसी को गंगा ग्रीनरी के नाम से भी जाना गया, गंगा ग्रीनरी। ओके, तो टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा 75 जिले हैं, इनमें से 27 जिलों के अंदर इसको लाया गया। ये 27 जिले कौन से हैं, जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं,
नाम हो जाएगा गंगा हरितमा या फिर गंगा ग्रीनरी भी आ सकता है नाम। 7 अप्रैल 2018 उत्तर प्रदेश राज्य 27 जिले विचार लोकेटेड ऑन द गंगा का जो किनारा होगा या गंगा के तटों पर जिन जिलों की बसावट है। इन मार्च 2018 which of the following world leaders was stripped of his or her human rights award conferred by the US Holocaust Museum? मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त किया गया मानव अधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया है? आंग सान सू की, किम जोंग उन, महिंदा राजपक्षे, बशर अल असद। भाई सारे नाम वो हैं जो चर्चा में रहे हैं ह्यूमन राइट से रिलेटेड। तो यहाँ पर म्यांमार की जो आंग सांग सू की हैं, आंग सांग सू की, इनसे क्या किया गया, इनसे मानव अधिकारों से संबंधित जो इनको दिया गया था यहाँ पर अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा, इनसे मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया। क्या कारण रहा? एक्चुअली आपने सुना होगा काफ़ी सारी चीज़ें रखाइन प्रांत में, म्यांमार का जो रखाइन प्रोविंस था वहाँ पर घटी और मानव अधिकारों को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर बाधित किया गया। तो उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। देन आप किस लिए हैं? फिर आपको जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए? आपकी सर्विस के लिए, आपने अच्छे काम करे थे। बट अब वोट अबाउट द रखाइन प्रांत, वोट अबाउट द जो इश्यूज हैं महिलाओं के, पुरुषों के, मनुष्यों के, तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है, तो आपको एक्शन नहीं ले रहे। तो आंग सांग सू की से ये जो अवार्ड है इसको वापस ले लिया गया। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक यानी कि जो वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टर, कह रहे कि कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे 2018 के अंदर, कह रहे कि उनमें स्वर्ण पदक जीता था। तो भाई पूनम कुमारी, याद रखना है, पूनम यादव, जीतू राय, मनिका बत्रा, विकास ठाकुर। तो यहाँ पर पूनम यादव जी ने 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उनमें गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता। किस खेल से रिलेटेड है ये? तो वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से इनका संबंध बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? यदि मैं विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता होगा विश्व स्तर पर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें करता है। 7 अप्रैल 1948 ये इस्टेब्लिशमेंट डे, 7 अप्रैल 1948। तो भाई 7 अप्रैल को ही यहाँ पर विश्व स्तर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसकी 2023 की जो थीम थी वो थीम क्या हो जाएगी? हेल्थ फॉर ऑल, दिस इज द थीम। ओके, 21 जून को यहाँ पर क्या मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। याद रहेगा योगा डे की क्या थी थीम? तो योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी स्वस्थ रहेंगे तभी कार्य कर पाएंगे, तभी अपनी जो है अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को दे पाएंगे सोसाइटी को। क्वेश्चन नंबर 7, इन अप्रैल 2018 द इंडियन आर्मी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब इंडियन आर्मी ने एक MOU साइन करा, tailor made to suit the requirement of serving soldiers, pensioners and families with for the latter salary package। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप यहाँ पर वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एक्सिस बैंक। यहाँ पर भाई आपका इसके अंदर HDFC बैंक है, इंडियन आर्मी और HDFC बैंक, इनके बीच में यहाँ इस जो MOU है उस पर साइन करे गए। ठीक है, 2011 के अंदर ये पहला साइन करा गया था, 13 मार्च 2015 को इसे जो है यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, इन मार्च 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अनाउंस्ड दैट इट वुड विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
साइटिंग इंटरनेशनल बायस एज अ रीजन, 2018 में कह रहे किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात, ये कहा कि आप तो इंटरनेशनली क्या कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो, ऐसा हवाला दिया और ये घोषणा करी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा। कौन सा देश था ऐसा? कह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिलीपींस या वियतनाम। तो भाई यहाँ पर फिलीपींस ने 2018 के अंदर यदि हम बात करें मार्च में, तो ये हवाला दिया फिलीपाइंस कंट्री ने, कहा कि भाई हम इससे निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पक्षपात हो रहा है। फिलीपाइंस की राजधानी है मनीला, याद रखनी है ये चीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलीपाइंस की राजधानी है मनीला। यदि मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखनी है। 2018 क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पेपर तभी का है, ओके? पेपर तभी का है। अगली क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग रोट वन ऑफ महात्मा गांधी फेवरेट भजन? भाई महात्मा गांधी जी का फेवरेट भजन क्या था? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। यानी कि वैष्णव जन तो वो है जो दूसरों की पीड़ा, दूसरों के दुख को भी जाने, और जिस आदमी को दूसरों की पीड़ा, दूसरों के दुख से कोई पड़ी ही नहीं है तो वो तो अच्छे व्यक्ति हैं नहीं। तो महात्मा गांधी एक गुजराती व्यक्ति नरसिंह मेहता जी के इस भजन से बहुत प्रसन्न होते थे और उनका ये फेवरेट सॉन्ग भी था, आश्रमों में चला करता था, उनके फॉलोअर्स गाया करते थे। तो सूरदास मीराबाई नरसिंह मेहता, यहाँ पर यदि हम सूरदास जी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया भक्ति के गाने इन्होंने लिखे, कृष्ण भक्ति संबंधित। मीराबाई बहुत बड़ी भक्त कृष्ण जी की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ठीक है? यहाँ पर आ जाता है आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई ऑस्टियोपोरोसिस? भाई ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? यदि आपको ये चीज पता हो तो आप बता दोगे कि कौन सा पार्ट हमारे शरीर का इससे प्रभावित रहता है। यहाँ पर लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां, पैर। तो किसी व्यक्ति को यदि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो तो उसकी जो हड्डियां होती हैं, उसकी जो बोन्स होती हैं, वो क्या होती हैं? बोन्स काफी ज्यादा वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर यह हड्डियों से संबंधित है। यदि किसी व्यक्तियों को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, उसकी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, टूट पड़ती है, कहीं पर गिर पड़े फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर यह आपका हो जाता है, जैसे कि जो हिप की, रिस्ट की या जो हमारी स्पाइन वगैरह की जो है वो हड्डियाँ यहाँ पर हमेशा प्रभावित रहती है ऑस्टियोपोरोसिस से, ठीक है? तो हड्डियाँ कमजोर और ब्रिटल होती है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू बोन्स। हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगधा फ्रॉम राजगृह? किसने मगध की राजधानी राजगृह से कहां पर करी? राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी। पाटलिपुत्र, यहां पर हम देख रहे हैं राजगृह मतलब राजगीर, अभी हम इसको इस नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र मतलब पटना, ठीक है? मगध ये पूरा का पूरा जो अभी वर्तमान में हम बिहार का एरिया देखते हैं वो उसकी बात हो रही है। उदयन, अशोका, चाणक्य या अजातशत्रु? थोड़ा सा क्वेश्चन के ऑप्शंस में हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, आपको यहाँ पर इंग्लिश में ध्यान देना है। उदयन, अशोका, चाणक्य या अजातशत्रु? तो उदयन ने करी थी एक्चुअली उदयन ने शिफ्ट कर दी थी, और ये हरियंक वंश का, हरियंक डायनेस्टी का किंग था उदयन। और यदि हम बात करें 460 BCE से 440 BCE, इसका जो है यहाँ पर 440 BCE ये यहाँ पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ ये किसका पुत्र था? उदयन, अजातशत्रु का, ठीक है? उदयन was the son of अजातशत्रु, ठीक है? एंड he shifted the capital of Magधा from राजगृह to पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, किसने कहाँ पर राजधानी शिफ्ट कर दिया? आंसर विल बी ए, इन द इंग्लिश वाले उसके अकॉर्डिंग ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर लिखा है योगक्षेम। योग ये किस में लिखा है? पहली बात ये भी आपको याद होना चाहिए, योगक्षेम
वहां में हम, भाई ये आपका संस्कृत में है, संस्कृत में ये किसका मोटो है? तो मोटो है ये LIC का, है ना, LIC का लिखा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो किसका हो जाएगा? LIC का हो जाएगा ये। और यदि मैं बात करूं अंग्रेजी में तो क्या हो जाएगा? योर वेलफेयर इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, योगक्षेम वहाँ में हम, हमारी जिम्मेदारी है आपकी, मतलब आप हमारी जिम्मेदारी है। LIC लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ को इंश्योर करता है, ये जो हमारी कंपनी है लाइफ को इंश्योर करती है। यदि हम बात करें इसकी तो LIC की जो एस्टैब्लिशमेंट थी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1956। यदि इसी को हम इंग्लिश में कहें योगक्षेम वहाम्य को, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी किसकी है? भाई हमारी है ना, हमारी है। योर वेलफेयर इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। विच स्ट्रिप ऑफ वाटर सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका? यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो ये हमारा इंडिया हो जाता है, यहाँ पर आपको श्रीलंका दिखाई देगा। कह रहे हैं कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य? तो कौन करता है? तो पाक स्ट्रेट। एक्चुअली ये एक नाम था, है ना, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भारत पाक उधर तो नहीं है ना, क्योंकि कुछ रेखाएं आपने सुना होगा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, ये सब सुना है ना। यहाँ पर आप डुरंड क्या है? अफगानिस्तान, मैकमोहन चाइना, राइट, याद रखनी है। पाक स्ट्रेट कहाँ पर है? ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है, यहाँ पर एक स्ट्रेट है। एक्चुअली स्ट्रेट का क्या मतलब होता है कि दो जो लैंड पार्ट्स हैं उनके बीच में है ये, है ना। ओके, यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। तो पाक स्ट्रेट, यदि मैं भारतीय राज्य तमिलनाडु की बात करूं और श्रीलंका का जाफना, ओके, तो तमिलनाडु और जाफना के बीच बनी, तमिलनाडु इंडियन स्टेट और जाफना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 है। कह रहे हैं कि विच इंडियन पोर्ट सिटी वॉज गिफ्टेड टू चार्ल्स सेकेंड of England by the King of Portugal as dowry in 1662। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर, मतलब एक बात बताओ, भारत में बैठे हो, पुर्तगीज भी भारत में बैठे हैं, इंग्लैंड वाले भी बैठे हैं, भारतीय भूभागों को गिफ्ट में दे रहे हैं एक दूसरे को, भारतीय को कुछ पता ही नहीं है, मतलब मुंबई दे दिया उसको, कहा कि चलो ठीक है हम अपनी बिटिया की शादी आपसे कर दे रहे हैं, पर ये लो दहेज, मतलब तब से चली आ रही है, भारतीय भूभागों को दिए चले जा रहे हो आप एक दूसरे को, गिफ्ट में गिफ्ट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चार्ल्स सेकंड, यहाँ पर यदि हम बात करें तो चार्ल्स सेकंड को जो इंग्लैंड का है उसको पुर्तगाल के बंदे ने अपनी बिटिया की शादी करी, कैथरीन, क्या नाम हो जाएगा? कैथरीन, और शादी में दहेज दिया, और क्या दिया शादी में? मुंबई दे दिया उसको, मतलब क्या ही चल रहा है, मुंबई दे दिया। इसको कहा जाता था बोम बहिया, है ना, बोम बहिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे, ये गिफ्ट में दे दिया, ये हमारा गिफ्ट है भाई, पुत्री की शादी आपसे हो रही है, ये लीजिए गिफ्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। विच इंडियन फिलोसोफर थिंकर इज रिमेंबर्ड फॉर द एड्रेस एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो में जो अल्टीमेट भाषण दिया 1893 में, किसको जाना जाता है? किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राजा राम मोहन राय। किसके लिए जाना जाता है? सती प्रथा के एबोलिशन के लिए जाना जाता है, सती प्रथा एबोलिश किया 1829, विलियम बेंटिक, याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनको जाना जाता है किसके लिए? अल्टीमेट स्पीच दी रिलीजियस संसद में, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस। यहाँ पर कहा कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इस संस्कृति के जैसी संस्कृति विश्व में कहीं दिखाई नहीं देती। कोई हंसा उनकी यूनिफॉर्म को देख के, कोई लेडी
कह रही ये कैसे कपड़े पहने हैं, आपने देखा होगा भगवा से कलर के वो कपड़े पहनते हैं। तो कहा कि तुम्हारी ये जो संस्कृति है सो कॉल्ड, इसको बनाने वाला, तुम्हारे जो वस्त्र हैं ये तुम्हारी संस्कृति को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसको बनाने वाला दर्जी होगा। हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है विश्व में बहुत पुरानी है, उसको प्रकृति ने, उसको ईश्वर ने बनाया है। तो इतना तगड़ा भाषण दिया बहुत कम उम्र में कि विश्व स्तर पर छा गए स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, जिनकी मेमोरी में रामकृष्ण परमहंस इसकी भी स्थापना करी थी। परमहंस जो अभी आप देखेंगे उसकी भी स्थापना करी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इन हिंदी लिटरेचर व्हाट इज धनपत, वन ऑफ द फॉरमोस्ट हिंदुस्तानी राइटर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, बेटर नोन एज। कह रहे हैं कि जो धनपत नाम है ये किनका है भाई हिंदी साहित्य के अंदर, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जब हम मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद जिनका फोकस कहाँ पर था, फार्मर्स पर, जिनका फोकस था रूरल एरिया पर, ग्रामीण क्षेत्रों पर, जिनका फोकस था गरीबी पर, जिनका फोकस था महिलाओं पर, इन सब पर इनके अल्टीमेट नॉवेल आते हैं। आप देखेंगे निर्मला, आप देखेंगे गोदान, आप देखेंगे गबन, आप देखेंगे उन सभी उपन्यासों को जिनमें एक मर्म है, जिनमें एक वेदना है, जिनमें एक तस्वीर है उस समय के भारत की। औपनिवेशिक काल में किसानों का लगान के नाम पर कैसे शोषण होता था, उच्च वर्गों के क्या काम थे, निम्न वर्गों को कैसे दबाया जाता था, महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता थी, ये सब झलक आप मुंशी प्रेमचंद के साहित्य से देख सकते हैं। इस महान व्यक्ति को धनपत राय के नाम से भी जाना जाता है। 17 नंबर, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस कविता संग्रह के लिए जाना जाता है। ऐसे तो हरिवंश राय बच्चन जी ने तमाम तरीके के साहित्य लिखे, पर नजरुल नीति, गीतांजलि, राज तरंगणी, मधुशाला, भाई देखो यहाँ पर जो है इनकी जो कृति है वो है मधुशाला। और मधुशाला के लिए क्योंकि यहाँ पर कौन मेल करा रही है, मधुशाला मेल करा रही है। ठीक है, मधुशाला जो है 135 वर्स पोएट्री, 135 वर्स पोएट्री है ये। और यदि मधुशाला की बात करें तो इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश, मलयालम, बंगाली, इंग्लिश, मलयालम, बंगाली। और इसके बाद में जो फेमस हुए हरिवंश राय जी बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री, साथ ही साथ इसका मराठी में भी रूपांतरण कराया जा चुका है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स वॉज बिल्ट एज अ वॉर मेमोरियल टू सोल्जर्स टू द अनडिवाइडेड इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। निम्न में किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लाहौरी गेट, द मेन एंट्रेंस टू द रेड फोर्ट। भाई लाहौरी गेट कहाँ पर है, दिल्ली में, जो कि मेन एंट्रेंस है किसका, लाल किले, रेड फोर्ट का। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो भाई मुंबई के अंदर है। यहाँ पर इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। बुलंद दरवाजा ये आपका हो जाता है फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो दिल्ली में स्थित इंडिया गेट ये किसकी संरचना है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ 1914 टू 1919, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919, उसके बाद में वहाँ पर जो भी भारतीय सेना के सैनिकों को युद्ध में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उसके लिए वर्ष 1931 के अंदर भारत में, दिल्ली में इसकी स्थापना करी गई इंडिया गेट की, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल गोल। गोल
किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, पेले या डेविड बेकहम? तो भारतीय हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, हॉकी के जादूगर मतलब मैजिशियन ऑफ हॉकी, मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म दिवस 29 अगस्त को होता है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में भी मनाया जाता है। इनकी आत्मकथा है जिसका टाइटल है गोल, जिसका टाइटल क्या है? गोल। पद्म भूषण मिला इनको, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1956 में। ठीक है, चलिए, एक बहुत ही बड़ी प्रतिभा, एक बहुत ही बड़ा नाम। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? हम पढ़ते हैं ना ये www, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ब्राउज़र। सर्गेई ब्रिन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्न्स ली? याद रखना है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। टिम बर्न्स ली इज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। फर्स्ट वेब सर्वर है विश्व का, है ना, फर्स्ट वेब सर्वर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 21। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वॉज लोकेटेड एट ब्रह्मवर्ता। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो कह रहे हैं कि ब्रह्मवर्ता में है। इन प्रेजेंट डेज ऑफ उत्तर प्रदेश, कहाँ पर है ये? तो बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद। कहाँ पर आ जाता है? यदि हम ब्रह्मवर्ता की बात करें तो ये आ जाता है आपका बिठूर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर आ जाता है? बिठूर के अंदर ये आ जाता है। बिठूर कहाँ पर? तो पहली बात तो आप याद रखेंगे ब्रह्मवर्त, फिर याद रखेंगे बिठूर, और यदि आपको जिला आ जाए तो कानपुर, और यदि आपको राज्य आ जाए तो उत्तर प्रदेश। याद रख लेंगे। तो यानी कि बिठूर के अंदर ये मौजूद है, ब्रह्मवर्त, बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 22। हु नरेट्स द हीरोइक डीड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन हिज कलेक्शन पृथ्वीराज रासो? एक्चुअली जो रासो ग्रंथ है उसके अंदर हालांकि ये भी बताया जाता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें तो बिना किसी मतलब सिर पैर के लिखी हुई है। नो बांस, मतलब इतना ऊपर कूद जाता है जितना ऊपर नो बांस लगा लो, मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग, राइट। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में मतलब इनकी प्रामाणिकता पर संदिग्ध वो लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क। पृथ्वीराज चौहान के वीरता पूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया? जगनिक, चंद बरदाई, मतीराम, घनानंद। तो भाई चंद बरदाई के द्वारा इन कार्यों पर उजाला डाला गया है, इनके वीरता पूर्वक कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका द नेशनल पोएट मैथिली शरण गुप्त। भाई मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है भाई, मैथिली शरण गुप्त, जिनकी एक रचना है भारत भारती। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको एक उपनाम भी दिया गया था, राष्ट्र कवि, राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र के लिए लिखने वाले राष्ट्र कवि, जिनका जन्म पूछ रहे कहा कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। उत्तर प्रदेश के झांसी में इनका जन्म हुआ, मैथिली शरण गुप्त। यदि मैं बात करूं तो ये कहाँ पर आ जाता है आपका? तो चिरगांव है ना। और यदि हम हिंदी साहित्य में बात करें तो हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से भी जाना जाता था। तो दद्दा के नाम से जाने जाने वाले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, जो कि बहुत ही इनकी मतलब अल्टीमेट रचना है। 1912 में ये रचना आ गई थी, 1912 में। और यहाँ पर आप देखेंगे 1954 के अंदर मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। याद रख लेंगे सारी चीज़ें। कहाँ पर जन्म हो रहा है? चिरगांव, झांसी के अंदर। 24 क्वेश्चन मथुरा जो आर्ट है
विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत? तो आप लोगों को बताना है। तो कुषाणास जो थे वहाँ पर मथुरा कला विद्यालय अपनी चरम पर था, अपने शीर्ष पर था। याद रहेंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 25। द गुप्ता पीरियड्स भितरगांव टेम्पल, द गुप्ता के दौरान, गुप्त काल का टेराकोटा, टेराकोटा बोला जाता है पकी हुई ईंटों को। एक तो हो गया कच्ची ईंटों से बनाया जा रहा है कोई चीज, एक हो गया पकी हुई ईंटों की से बना भितरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में या फिर वाराणसी में? तो जो भीतरगांव है, भीतरगांव में का मंदिर बना हुआ है वो कानपुर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? कानपुर के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है। 5वीं शताब्दी एडी का ये बना हुआ है, 5वीं शताब्दी एडी। कौन सी डायनेस्टी के अंदर? तो गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी ने बनाया, जो कि कहाँ पर है? तो मैंने कहा कि कानपुर के अंदर बना हुआ है। द विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, किनके द्वारा विश्वनाथ मंदिर का कंस्ट्रक्शन किनके द्वारा कराया गया? कहाँ पर है? बनारस, रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानोजी सिंधिया या मोरोपंत पिंग? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो फाउंडेशन है, पहली बात तो ये एक हिंदू मंदिर है ना, हिंदू मंदिर, और कौन से भगवान को समर्पित है? तो शिव भगवान को, है ना, शिव भगवान को, भगवान शिव जी को यह समर्पित है। यहीं पर 1585 के अंदर इसको मानसिंह फर्स्ट, अब वो तो है ही नहीं इसमें, यहाँ पर 1585 में मानसिंह फर्स्ट देखा गया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में। और रानी अहिल्याबाई, बिकॉज शी इज इन द ऑप्शन, रानी अहिल्याबाई, जो अहिल्याबाई होलकर आप कहते हैं, 1780 के अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी ऑप्शन की सुटेबल हो उस चीज़ को यहाँ पर लगा सकते हैं। आंसर रानी अहिल्याबाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 27। द पोस्ट ऑफ लोकायुक्त, लोकायुक्त, देखिए लोकायुक्त कौन है? तो लोकायुक्त है जो कि एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है। किसी भी जैसे कि आप राज्य के अंदर देखें, राष्ट्रों के अंदर देखें, इवन बैंकों के अंदर देखें, तो यहाँ पर एक एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है, दैट इज लोकायुक्त, राइट। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश वॉज क्रिएटेड इन, कब किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर लोकायुक्त का जो ये अथॉरिटी है इसको कब क्रिएट करा गया? 1950, 1965, 75 या 77? तो वर्ष 1975 में यूपी स्टेट ने लोकायुक्त की जो पोस्ट है, पोजीशन है, उसको क्रिएट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर है, मुगल घाट ऑफ फरुखाबाद अलोंग रिवर गंगा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्पीरियर। क्या है यहाँ पर? तो फरुखाबाद में जो मुगल घाट है, फरुखाबाद के अंदर मुगल घाट किस मुगल बादशाह के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो औरंगजेब के द्वारा फर्रुखाबाद में इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया। नाम क्या है? मुगल घाट है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं औरंगजेब की, तो एक तरीके से हालांकि इनके बाद मतलब ये एक लास्ट इफेक्टिव मुगल एम्पायर है, इनके बाद डिक्लाइन ही होने लगा। वैसे लास्ट नहीं है, वैसे बहादुर शाह जफर 1857 में भी हम देख रहे हैं, बट ये लास्ट इफेक्टिव है 1658 से 1707। मतलब अंतिम रूप से प्रभावी मुगल के रूप में इनको देखा जा सकता है। औरंगजेब के द्वारा ही फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण कराया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ क्रॉप हार्वेस्टिंग इन बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड जो रीजन है आप देखेंगे, जो हम ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले जो क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो कह रहे हैं कि फसल कटाई के समय, ठीक है, कौन सा यहाँ पर फोक डांस करा जाता है? कर्मा, जवारा, चरकुला। भाई चरकुला तो मथुरा की साइड किया जाता है, ठीक है, मथुरा, तो ये तो पहले काट दो आप। कह रहे हैं कि शेरा।
तो कौन सा किया जाता है, तो जरवा किया जाता है यहाँ पर। और इस जवारा जो हमारा डांस है, इसमें होता क्या है, एक्चुअली जो जवार फसल है, जवार की फसल को एक उसमें टोकरी में भरा जाता है और उसे सिर पे रखा जाता है, ठीक है, और हैवी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजते हैं, और ये जो सिर पे रखी जवार की टोकरी है, इसका एक अल्टीमेट बैलेंस बनाए रखते हैं, है ना। तो दैट इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जवारा। ओके, याद रखेंगे, जवार की टोकरी जवारा, ठीक है, और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, बुंदेलखंड में इसको सेलिब्रेट करा जाता है। मोती मस्जिद ऑफ आगरा, मोती मस्जिद जो है आगरा के अंदर, उसका कह रहे हैं यहाँ पर निर्माण किसके द्वारा कराया गया, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह। तो मोती मस्जिद जो है भाई 17वीं सेंचुरी के अंदर बनी है, वाइट मार्बल की, 17वीं शताब्दी के अंदर यह बनी है और बिल्कुल वाइट मार्बल है, वाइट मार्बल की बनी है। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह, तो शाहजहां के द्वारा बनी है। मोती मस्जिद यूनेस्को के अंदर भी लिस्टेड है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के अंदर भी इसे जो है शामिल किया गया है, शाहजहां। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, द डैश डेटा बुक ऑफ स्टेट डॉक्यूमेंट was established for documenting rare and endangered species of animal, plant and fungi in India, ठीक है, एलिफेंट, प्लांट और फंगी, यानी डेटा, ये जो डेटा है, कौन सा डेटा, बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय, यानी कि ऐसी बुक जिसके अंदर एंडेंजर्ड, यानी कि जो अब कगार पे है, और एंडेंजर्ड एनिमल, प्लांट और फंगी वगैरह को इस्टेब्लिश करती है। कौन सी है ऐसी, येलो, वाइट, ब्लू या रेड। तो आपने रेड डाटा बुक सुना है, रेड डाटा बुक, इसके अंदर ऐसी प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो कि दुर्लभ है, रेयर है, लुप्त प्राय है, एक्सटेंट होने वाली है, यदि काम नहीं करा गया तो खत्म हो जाएंगी। ऐसी बहुत सारी प्रजाति है पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ पौधों की, है ना, जो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो रेड डेटा बुक, IUCN आपने सुना होगा। यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेल्स आर मिसिंग इन एनिमल सेल, यानी देखो दो तरीके की चीज होती है, एक होती है एनिमल सेल, एक होती है प्लांट सेल, प्लांट सेल। तो कह रहे हैं कि एनिमल सेल के अंदर, जंतु कोशिकाओं के अंदर इनमें से कौन सी चीज गायब होती है, एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, कोशिका भित्ति एनिमल सेल के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति की यहाँ पर एब्सेंस होती है, यानी कि दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि निम्न में किस जाति में बाह्य निषेचन होता है, हेन, बिल्ली, मेंढक या स्नेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियन एंड फिशेस, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रोग के अंदर यहाँ पर बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगला, इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द, मानव में आवाज डैश के द्वारा उत्पादित होती है, क्या क्या है, लेरिंग्स, वाइंड पाइप, लंग या माउथ। तो आवाज जो होती है प्रोड्यूस किसके द्वारा होती है भाई, तो लेरिंग्स के द्वारा होती है, इट्स अ वॉइस बॉक्स, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी में यह मौजूद होता है, कंठ जिसको बोला जाता है, या इसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है, वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन, जहाँ से आवाज, अब मैं बोल रही हूँ आपके साथ, तो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लेरिंग्स, नॉट विंड पाइप, दैट इज अनदर थिंग, नॉट लंग्स, राइट। तो दैट इज इन लेरिंग्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, लैटेराइट,
जलोढ़, काली मिट्टी या लाल मिट्टी? तो भाई कॉटन जो है, आप ये बताइए मुझे, कॉटन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लैक सॉइल, है ना, वाटर रिटेंशन हो या चिपचिपाहटपन हो उसके आधार पर। दूसरी बात, इस ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है? तो हमारा जो वर्तमान महाराष्ट्र या गुजरात राज्य है, यहाँ पर इसको पाया जाता है। हालांकि यदि हम बात करें ब्लैक सॉइल या फिर हम बात करें कॉटन की, तो जो कॉटन है वो बहुत पहले ही भारतीय सभ्यता से विदेशों ने कॉपी करी। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इस चीज़ को देखा जा रहा है। भारत के अंदर वेरिएशन इतने ज़्यादा है, लेटराइट भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है, पथरीली, कंकरीली, पहाड़, पर्वत सब है भारत के अंदर, ठीक है। तो कॉटन सॉइल किसको बोला जाता है? कॉटन सॉइल बोला जाता है ब्लैक सॉइल को। निम्न में कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति या वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहते हैं का उदाहरण नहीं है? ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंगी गेंडा, वन हॉर्न राइनो, बंगाल टाइगर, मिथुन या गाय। इसका आंसर दिया है वन हॉर्न राइनो, ठीक है। डैश इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? तो यदि हम बात करें ओडिशा की, तो भारत के अंदर ओडिशा जो राज्य, ओडिशा जो है ना, वो सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाता है। और इसके अंदर भी यदि हम दो जिलों की बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन से जिलों में, तो कालाहांडी और कोरापुट दो हैं यहाँ पर, कालाहांडी और कोरापुट, याद रख लेंगे, कोरापुट, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं। साथ ही साथ जो ओडिशा स्टेट है 50% बॉक्साइट प्रोडक्शन यहीं से होता है। मान लिया 100 बॉक्साइट मिले, उसमें से ओडिशा के अंदर से ही 50% बॉक्साइट मिल जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉयल इज ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी? सबसे बढ़िया गुणवत्ता का कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट? तो भाई सबसे जो बढ़िया लगभग 80-90% कार्बन रहता है एंथ्रेसाइट के अंदर। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर लीस्ट, सबसे कम जो ऐश यानी कि राख बनती है, यानी कि लीस्ट ऐश कंटेंट एंथ्रेसाइट के अंदर रहता है। कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है एंथ्रेसाइट के अंदर, ठीक है। इस से याद हो जाएंगी। 38 क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी पुलिस जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में आंसर्स एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर ऐड करिएगा। बाकी हमारी सारी क्लासेस रेगुलर हैं और आपकी जो है यहाँ पर जो क्लासेस की टाइमिंग है वो दरअसल इस तरीके से है। 1 बजे यहाँ पर मैथ्स की क्लास होती है, मैथ्स की बाय योगेश सर। 2 PM आपकी क्लास होती है रीजनिंग की, जिसके अंदर आपको आयुषी मैम रीजनिंग पढ़ाती हैं। 3 बजे मेरी क्लास जीके जीएस की, और साथ ही साथ आपकी 4 बजे जो है हिंदी की क्लास भी होती है। तो इस तरीके से सभी क्लासेस को अटेंड करें। जो चीज़ें आपके काम की इन द सेंस जो चीज़ें आती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन बताया, तो भाई एंथ्रेसाइड आप सभी को पता है, बट यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लीस्ट ऐश कंटेंट कौन से कोयले के पास होता है, तो आप यू कैन मेंशन इन योर कॉपी, यू कैन मेक योर नोट्स, राइट। किसी और का नोट्स पढ़ने कोई मतलब नहीं बनता, आप अपना नोट्स खुद बनाएं। आपको जो चीज़ें आती हैं, मान लिया वो सामने वाले को नहीं आती थी, उसने अपने नोट्स में सारी चीज़ें डाली हुई हैं। जो चीज़ आपको नहीं आती, मान लिया उसको आती थी, उसने नहीं डाली वो, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ other notes, right? So please maintain your copy, please maintain your notes and make your notes and revise once, twice, thrice, तो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो आप सभी जो है अपने नोट्स वगैरह मेंटेन करें, क्वेश्चंस को जरूर अटैम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें। दीज आर द कीज़, कुछ कीज़ हैं सफलता के लिए, उनको आप जरूर फॉलो करें, बाकी रिजल्ट आएगा ही फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।